हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मण दारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में अपन अध्ययन कर रहे थे पश्चिमी मरुस्थल के अंदर शुष्क मरुस्थल का, जिसके अंदर अपन बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात की थी और थोड़ी बहुत चर्चा की थी अपन ने बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। तो आज वापस शुरू करते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश किसे कहते हैं, क्या है, किस तरीके से, कौन कौन सी विशेषताएं इसके अंदर आती है, तो देखते हैं। देखो, शुष्क रेतीला प्रदेश है स्थित है, वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? यानी जहाँ बालू का स्तूपों की प्रधानता हो, यानी ऐसे स्थान जहाँ पे धोरे यानी रेत के टीले बने होते हैं, उसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहा जाता है। थार के मरुस्थल में बालू यानी बालुई रेत मृदा से बनी लहरदार स्थलाकृति को बालू का स्तूप कहा जाता है। बालू का स्तूपों के मध्य कारवा अर्थात गाशी जो होता है, वो जहाँ से ऊँट गुजरते हैं उसको कारवा अथवा गासी कहा जाता है। और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और दक्षिणी श्री गंगानगर में ये पाए जाते हैं। और बालू का स्तूपों का जो प्रतिशत है वो 58.50%। ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे तो अपन ने क्या चीज़ें पढ़ी थी कि भाई बालू का स्तूप के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो अनुदैर्घ्य रेखीय बालू का स्तूप, पैराबोलिक, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, सबरकाफिज, बरखान, तारानुमा, सीफ, इर्ग या अर्घ, इस प्रकार के। आगे आप बात करते हैं कि बालू का स्तूपों का सर्वप्रथम वर्गीकरण। तो देखो, हेकी ने सन 1941 के अंदर बालू का स्तूपों का 3 भागों में वर्गीकरण दिया था, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक। किसने? 1941 के अंदर हेकी नामक व्यक्ति ने। फिर बात करें, वेग्नोल्ड ने 1933 में बालू का स्तूपों के 2 भागों में विभाजन किया था, बरखान और सीप। देखो, वेग्नोल्ड ने तो 2 भागों में विभाजन किया था 1933 के अंदर, बरखान तथा सीप। फिर हैकी जो था उसने सन 1941 के अंदर बालू का स्तूपों का 3 भागों में विभाजन किया था, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक। ठीक है ना। मेकी ने सन 1979 यानी 17 क्या बोलते हैं 1979 में बालू का स्तूपों के 8 भागों में विभाजन किया। देखो, मेकी ने सन 1979 में क्या किया था, बालुकों के 8 भाग बताए थे। बालुकों के कितने भाग बताए थे? 8 भाग बताए थे। और वैगनोर्ड ने 1933 में 2 भाग बताए थे, बरकान और सीप। और हेकी ने कुल 3 भाग बताए थे। ठीक है। तो यहाँ तक चर्चा कर ली। आगे बात करते हैं। सबसे पहले अनुदैर्घ्य, पवनानुवर्ती या फिर रेखीय बालू का स्तूप या फिर सीफ, यानी अब अपन बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से बालू का युक्त जो स्तूप है, बालू का स्तूप है, वो कौन कौन से। तो सबसे पहले बात करें अनुदैर्घ्य, जिसको पवना अनुवर्ती भी कहते हैं, रेखीय बालू का स्तूप या फिर सीप भी कहा जाता है। पवन की दिशा के समानांतर या अनुदिश निर्मित होने वाले बालू का स्तूप को अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। ठीक है। और इनकी ऊंचाई 10 मीटर होती है। यहाँ सर्वाधिक जैसलमेर के दक्षिणी पश्चिमी और जोधपुर के अंदर व बाड़मेर में पाए जाते हैं। ठीक है। और फिर ये मार्च और जुलाई में सर्वाधिक बनते हैं। और इनमें मरुस्थल को इस मरुस्थल को महान मरुस्थल भी कहा जाता है और इसमें गासी होते हैं। तो देखो, अपन बात कर रहे हैं अनुदैर्घ्य। ठीक है ना, जिसको पवना अनुवर्ती कहते हैं, रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं और स्वीप भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये इसी के ही नाम है। ठीक है। और पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, 10 मिनट तक के ये ऊंचाई कर लेते हैं अपनी धारण। जैसलमेर में सबसे अधिक है, जोधपुर और बाड़मेर में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। मार्च और जुलाई महीने में सबसे अधिक बनते हैं और इनसे महान मरुस्थल का निर्माण होता है। और सहारा मरुस्थल में इसे गासी कहा जाता है। ठीक है। अब इसकी आकृति देख लीजिए। हवा चल रही है, हवा चल रही, तो ये क्या करेंगे, हवा के अनुरूप ही कोई उनके बीच में अवरुद्ध आ गया। ठीक है ना। अवरुद्ध आ गया तो ये क्या करेंगे, उस अवरुद्ध के सहारे बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ आ गया तो ये ऐसे बढ़ते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है। जिन्हें क्या कहेंगे, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। जैसलमेर, बीकानेर, सूरतगढ़ तक ये देखने को मिलते हैं। और सामान्यतः पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, पश्चिम बीकानेर हो गया, सूरतगढ़ हो गया, इस प्रकार। और ये इस तरीके से बनते हैं, ये हवा चलती है, ये इस तरीके से ऐसे। ठीक है। फिर बात आती है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, समकोणीय बालू का स्तूप। पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर बनने वाले मार्ग में अवरोध आने से निर्मित बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। तो ये कौन सा था? ये तो था अनुदैर्घ्य या पवन अनुवर्ती, यानी पवन की दिशा, जहाँ जिस तरह पवन चल रही है उस दिशा में बन जाते हैं। ठीक है। और ये है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या फिर समकोणीय बालू का स्तूप, जो पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर पवन के मार्ग में अवरोध आने पर बनते हैं। ठीक है ना, जिन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 40 मीटर तक होती है। ये सर्वाधिक रावसर, हनुमानगढ़ है, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू जिले में पाए जाते हैं। देखो, इस तरीके से होते हैं, यानी पवन चल रही, ऐसे पवन चल रही,
बीच में अवरुद्ध आ गया तो ये अवरुद्ध के ऊपर से यूँ रेत जमा करके ऊपर बढ़ जाएंगे और ये ऐसे 10 से 40 मीटर तक के लंबे हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ डायग्राम में भी देख लीजिए, बीच में कोई अवरोध आ गया तो ये ऐसे ऐसे जमते जाएंगे, ऐसे 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 यूँ इस तरीके से अपना जमावड़ा करते रहेंगे। ठीक है ना। फिर बात करते हैं बरखान की या बरछान। वायु भंवर के कारण गतिशील या अस्थिर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को बरखान या बरछान कहा जाता है। इनकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक या और चौड़ाई 100 से 20 सेंटीमीटर तक 20 से मीटर तक होती है। ये भालेरी गांव, चूरू, ओस या जोधपुर और सीकर बाड़मेर क्षेत्र में पाए जाते हैं। सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं बालू का स्तूप। और बरखान तुर्की भाषा का शब्द है। ये इस तरीके के दिखाई देते हैं। ठीक है ना। और ये क्या है, वायु भंवर के कारण गतिशील या अस्थिर अर्धचंद्राकार। देखो वायु भंवर के कारण गतिशील होते रहते हैं या फिर अस्थिर रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर उठ के चले जाते हैं। इस तरीके के अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें बरछान कहा जाता है। और इनका ज़्यादातर प्रभाव जो देखने को मिलता है वो भालेरी गांव, चूरू में देखने को मिलता है। फिर ओसिया, जोधपुर, फिर सीकर, बाड़मेर क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है ना। इस तरीके की स्थिति यहाँ इनको देखने की मिलती है। और ये जो सर्वाधिक नुकसानदायक है इनको बालू का स्तूपों को माना जाता है, यानी बरखान को माना जाता है सबसे नुकसानदायक। और फिर बात करें, ये जो बरखान शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है और ये इस तरीके की इनकी आकृति देखने को मिलती है। फिर बात करें तारा बालू का स्तूप। अनियमित पवनों का प्रवाह से पैराबोलिक बालू का स्तूपों से विकसित है। ये पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है उनसे ये विकसित है। और अनियमित पवनों का प्रवाह होने के कारण ये इस तरीके के बालू का स्तूप बन जाते हैं। वे बालू का स्तूप जो तारे के समान दिखाई देते हैं तारा बालू का स्तूप कहलाते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है। ये सोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में पाए जाते हैं, यानी इस तरीके के बन जाते हैं। ठीक है ना। ये पैराबोलिक बालू का स्तूप, झाड़ियों के सारे विकसित बहुमुखी बालू का स्तूप जो होते हैं ये पैराबोलिक होते हैं। यह महिलाओं की हेयरपिन की आकृति के जैसे होते हैं। और बरखान का विपरीत अधिक जो है वो बीकानेर में मिलते हैं। ये बरखान का क्या है, विपरीत रूप है। और पैराबोलिक का रूप जो है ये तारा स्तूप भी है। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो ये इस तरीके का बनता है, यानी ये जो आकृति दिख रही है ये महिला के हेयरपिन जैसी दिखाई देती है। सब्र का फिज, यानी सब्र का फिज का मतलब है मंद पवन गति से झाड़ियों के एक और नियमित निर्मित नव चंद्राकार बालू का स्तूप को सब्र का फिज कहा जाता है। सर्वाधिक बीकानेर जिले में बनता है और वैसे संपूर्ण राजस्थान में पाए जाने, यानी छोटे छोटे जो बालू का स्तूप होता है, यानी एक छोटी सी झाड़ी है, उस छोटी की झाड़ी ऐसे हवा आ रही है और उसके पास में छोटी सी रेत इकट्ठी हो गई, तो इस तरीके की जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं सब्र का फिज, यानी मंद पवन गति से झाड़ियों की एक और निर्मित नव चंद्राकार बालू का स्तूप जो होता है वो सब्र का फिज कहलाता है। वैसे तो इसका संपूर्ण राजस्थान में विस्तार है, लेकिन विशेष देखा जाए तो बीकानेर के अंदर देखने को मिलता है। फिर नेटवर्क बालू का स्तूप, लगातार बनने वाले बालू का स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। हनुमानगढ़ से हरियाणा के मध्य एक श्रृंखला में पाए जाने वाले बालू का स्तूप को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। फिर बात करें अवरोधी बालू का स्तूप, यानी अवरोध के कारण बने बालू का स्तूपों को अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है। अब अन्य शब्दावलियाँ देख लेते हैं। अन्य स्तूप क्या क्या है। अर्घ या इर्घ, वनस्पति रहित क्षेत्र, मंद पवन संचलन से निर्मित उर्मिकाओं से युक्त मरुस्थल को इर्घ या उर्घ कहा जाता है। अर्घ या इर्घ कहा जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखें, जो अपने बालू का स्तूप थे इनकी तो बात कर ली। अब अन्य कौन कौन से स्तूप जो है वो पश्चिमी मरुस्थल से संबंधित हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले आता है अर्घ। अर्घ या इर्घ का मतलब होता है वनस्पति रहित क्षेत्र जहाँ मंद पवन संचलन से निर्मित उर्मिकाओं से युक्त मरुस्थल को अर्घ या इर्घ कहा जाता है। ये इस तरीके के, यानी इस तरीके की उर्मिकाएँ बन जाती है। ये देखो, ये दिख रही, ये उर्मिका है नहीं है, ये देखो, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो इस तरीके से कहें कि उर्मिकाओं से युक्त जो मरुस्थल होता है उसे अर्घ या इर्घ कहा जाता है। फिर लहरदार बालू का स्तूप या धरियन, जैसलमेर में भ्रमणशील बालू का स्तूप जो है वो क्या कहलाते हैं, लहरदार बालू का स्तूप कहलाते हैं। या फिर इस तरीके से कहा जा सकता है कि जैसलमेर में भ्रमणशील बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है, तो लहरदार बालू का स्तूप या दरियन बालू का स्तूप कहा जाता है। अब कुछ कीवर्ड्स है जो अपने को याद रखने हैं। सबसे पहले सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ है, वो जैसलमेर में। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ है, जोधपुर में। विशेष उर्मिकाएँ, वायु के प्रभाव से रेत में बनी लहरें, लहरदार वो जो होती है उसे विशेष उर्मिकाएँ कहते हैं। और सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर और कम है जोधपुर। तो विशेष रूप से ध्यान रखें इन की पॉइंट्स को कि भाई किन किन चीज़ों में कहाँ है। आगे बात करें सीफ, यानी बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। इस संरचना को सीफ कहते हैं। ठीक है। अब ये पश्चिमी मरुस्थल से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं। पलाया, बज्जाता, बालासन, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो ये एक दोहरा है, बारिश के दौरान यहाँ पे रेत आके जमती है। ये मरुस्थल है, यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, किस तरीके से क्या होती है। देखो पलाया क्या चीज़ है, वर्षा ऋतु में नियमित अस्थायी झीलें पलाया कहलाती है, सर्वाधिक जैसलमेर में बनती है। ये जो पानी आया यहाँ पे और यहाँ पे ये जो झील बन गई, ये एक कैसी झील है, अस्थायी
झीलें हैं उनको पलाया कहते हैं। फिर बजादा क्या है? पलाया के निकट प्रवाहित जल द्वारा कंकड़ पत्थर का जमाव बजादा कहलाता है। क्या कहलाता है? बजादा कहलाता है। अब ये बारिश के साथ में पानी आया तो पानी के साथ में गुड़क के लुढ़क के पत्थर भी आ गए, तो ये जो कंकड़ है ये कंकड़ क्या कहलाएंगे? बजादा कहलाएंगे। यानी पलाया के निकट जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो बजादा कहलाते हैं, जो बारिश के दौरान जल प्रवाह के साथ में आए थे। फिर बात करें बालसन, यानी पलाया के सूखने के बाद निर्मित मैदान क्या कहलाता है? बालसन कहलाता है। यानी ये जो सूख गया मैदान तो क्या बन जाएगा? बालसन बन जाएगा। फिर बात करें खड़ीन की, तो प्रवाहित वर्षा जल को परंपरागत एनीकट के रूप में जल संग्रहण करना खड़ीन कहलाता है। कुलधरा गांव के जैसलमेर में, कुलधरा गांव जैसलमेर में 15वीं से शताब्दी से 500 से अधिक खड़ीन बनाने के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो खड़ीन विधि मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिक्चर के साथ में। उसके बाद में बात करें टाड या टाड, ये मरुस्थल की स्थायी झीलें हैं, जैसे डीडवाना, पचपदरा, सांभर झील। देखो याद रखना, टाड या टाड और पलाया, देखो स्थायी कौन सी है? तो टाड या टॉड है, ठीक है ना, टॉड या डॉट है। और अस्थायी कौन सी है? तो पलाया झील है, ठीक है। रन की बात करें, टॉड या डॉट के सूखने पर निर्मित दलदली भूमि को रन कहा जाता है। जैसे बाप का रण जोधपुर, पोखरण का रण जो है वो जैसलमेर के अंदर है। तो देखो यहाँ दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो पलाया, ठीक है, पलाया को संबंधित करने का दे देगा, दूसरा दे देगा टॉड। तो पलाया में अस्थायी झीलें आएगी और टॉड में आएगी स्थायी झीलें, ठीक है। फिर अगर पलाया के अंदर जो पानी है वो सूख जाता है तो सूख जाने के बाद में क्या बन जाएगा? बालसन बन जाएगा, ठीक है ना। पलाया के सूखने से निर्मित मैदान बालसन कहलाता है। लेकिन इसके टॉड के सूखने के बाद में जो निर्मित दलदली भूमि है वो क्या कहलाती है? टॉड या टॉड के सूखने के बाद में जो दलदली भूमि है वो रन कहलाती है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। देख लीजिए, ये टॉड या डॉट यानी मरुस्थल की स्थलीय स्थायी झील है, ठीक है ना। इनके सूखने पर दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है, ठीक है। खारे जल की पलाया झीलों को सेलिनोस कहा जाता है। देखो अब खारे पानी की कोई अगर पलाया झील है, कैसी झील है? पलाया का मतलब अस्थायी झील है, तो उसको क्या कहा जाता है? सेलिनोस कहा जाता है। पलाया झीलों में वाष्पीकरण के कारण लवण की मात्रा में वृद्धि वाले क्षेत्र सारीय क्षेत्र कलर या भूमि कहलाते। देखो पलाया झीलों में वाष्पीकरण के कारण लवण की मात्रा में वृद्धि होती है, तो उस क्षेत्र में सारीय क्षेत्र या फिर कलर भूमि कहलाती है, यानी लवण की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए इस तरीके से ये होती है आपके खड़ीन की खेती। पानी को रोक लिया जाता है, यहाँ पे कुछ बना करके पक्का वगैरह इंतज़ाम करके, फिर यहाँ पे पानी पड़ा रहता है, फिर इसके आसपास में खेती के लिए देती थी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है खड़ीन, ठीक है। आगे बात करते हैं डेजर्ट, वापस रिव्यू देख लेते हैं डेजर्ट के अंदर अंदर किस तरीके का है। तो देखो डेजर्ट के अंदर जो है वो कुल 12 ज़िले हैं, पॉपुलेशन 40% है, एरिया 61% है। बारिश की बात करें तो 20 से 50 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। और जलवायु उष्णकटिबंधीय है। पीवण सांप है, ओरण, जोहड़, हमादा, इर्ग, रेग, धोरा, टॉड, खड़ीन, रोई, अकल, कुलदरा गांव, समगांव, इन सब की आपने बात की थी। अब यहाँ तक अपनी चर्चा पूरी होती है। जो अपना पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर अपन दो भागों में विभाजित करते हैं, शुष्क तथा अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल के अंदर अपन ने दोनों पार्ट का अध्ययन कर लिया, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इन दोनों चीज़ों का अध्ययन कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करेंगे अपन अर्ध शुष्क मरुस्थल की, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर अपन को क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। तो देखो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, उसमें सबसे पहले तो समझते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल कहाँ कहाँ है। तो देखिए अर्ध शुष्क मरुस्थल यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक खत्म हो रहा है, यहाँ ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर 25 सेंटीमीटर वर्षा 25 से 50 तक वर्षा होती है। अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। अब 25 सेंटीमीटर जो रेखा है ये क्या करती है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी अरावली है और ये 40 सेंटीमीटर वर्षा है, ठीक है। उत्तरी सीमा का निर्धारण घग्गर नदी करती है और यहाँ पे घग्गर नदी निकलती है जो इसका उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तो ये आपकी हो गई। फिर 40 सेंटीमीटर रेखा अर्ध शुष्क प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। तो ये जो है 40 सेंटीमीटर पूर्वी रेखा है, ये 25 सेंटीमीटर पश्चिमी रेखा है, ठीक है। अब यहाँ कुछ कीवर्ड्स हैं, यहाँ देख लेते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश स्थित वह भूभाग है जहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अर्ध शुष्क प्रदेश का विस्तार शुष्क रेतीला मैदान तथा अरावली पर्वतीय प्रदेश के मध्य पाया जाता है। देखो अर्ध शुष्क प्रदेश का विस्तार शुष्क रेतीले मैदान और अरावली पर्वतीय प्रदेश के मध्य पाया जाता है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। तो ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, ये यहाँ पे, ठीक है।
फिर है 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अर्ध शुष्क प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। तो ये जो है वो पूर्वी सीमा ये निर्धारण करती है, और उत्तरी सीमा का निर्धारण घग्गर नदी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ये उत्तरी सीमा है, यहाँ पे ये घग्गर नदी निकलती है, वो इसका उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो इसको बांटा जाता है 3 भागों में, 1, 2, 3 और 4 भागों में विभाजित किया जाता है किसको, अर्ध शुष्क प्रदेश को। ठीक है, इस क्षेत्र में 25 से 50 औसत वर्षा है। 4 उपभागों में, पहला घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, फिर नागौर बेसिन या फिर नागौर उच्च भूमि क्षेत्र, या फिर उसके बाद में लूनी नदी। तो ये इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित होता है। पहला होता है घग्गर बेसिन, उसके बाद में दूसरा शेखावटी बेसिन, तीसरा नागौर उच्च भूमि क्षेत्र, और तीसरा है लूनी बेसिन क्षेत्र। तो ये थी यहाँ पे इसके विभाजन की विस्तृतियाँ। आगे देखते हैं अब इसकी क्या क्या जानकारी अपने को पढ़नी होती है। तो देखो, घग्गर का पूर्वी भाग अरावली पर्वतमाला को स्पर्श नहीं करता। देखो, घग्गर नदी यही है, इसका पूर्वी भाग अरावली को स्पर्श नहीं करता क्योंकि अरावली यहाँ पे है। शेखावटी प्रदेश की पूर्वी सीमा स्पर्श करती है अरावली पर्वतमाला से। तो ये शेखावटी प्रदेश है, इसकी पूर्वी सीमा ये अरावली से बन रही है। शेखावटी का उत्तरी भाग स्पर्श करता है घग्गर बेसिन को, तो ये घग्गर बेसिन को कर रहा है। और शेखावटी का दक्षिण भाग स्पर्श करता है नागौरी बेसिन को, तो ये नागौर बेसिन है, इसको स्पर्श करता है। खादर क्या है, खादर का मतलब है नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खादर कहलाती है। ठीक है, खादर से खाद को याद रखना, और खाद क्या काम करती है, भूमि को उपजाऊ बनाती है। तो खादर का मतलब होता है नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी। फिर बांगर यानी नदी द्वारा लाई गई अनुपजाऊ मिट्टी। फिर बांगड़ कांकड़ ऐसे याद रख सकते हैं, बांगर और कांकड़ भूमि को अनुपजाऊ करते हैं। उसी प्रकार बांगड़ है वो क्या करती है, बांगर जो है नदी द्वारा लाई गई अनुपजाऊ मिट्टी है वो बांगर कहलाती है, यानी इसके अंदर कंकड़ वगैरह आ जाते हैं। फिर लवणीय गर्त परिहारा या कोछोर सुजानगढ़ ताल छापर के अंदर लवणीय गर्त पाई जाती है। बालू का स्तूपों के बीच में एकत्र जल को सर कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले घग्गर बेसिन की। ठीक है, घग्गर बेसिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण घग्गर बेसिन कहा जाता है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान पर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश घग्गर प्रदेश कहलाता है। प्राचीन काल में ये क्षेत्र योध्य प्रदेश कहलाता था। इस भूभाग में बरखान टीले पाए जाते हैं। घग्गर का तल, जिसे स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई यहाँ पे की जाती है सर्वाधिक, और नाली नस्ल की भेड़ यहाँ पे पाली जाती है। तो दोनों विजय याद रखना, नाली स्थानीय भाषा में घग्गर का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहलाता है, और भेड़ भी यहाँ पे पाली जाती है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान भाग पाट कहलाता है, और हनुमानगढ़ में इसे नाली कहा जाता है। देखो, हनुमानगढ़ में तो कहलाता है नाली, और इसी नदी को कहाँ क्या कहा जाता है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में संयुक्त रूप से घग्गर नदी के निर्मित मैदान को पाट की संज्ञा दी जाती है। तो और हनुमानगढ़ में इसे नाली कहते हैं। ठीक है, और ये घग्गर बेसिन है। प्राचीन नाम योध्य प्रदेश, योध्य जाति का निवास होने के कारण 295 ईस्वी में भूपत भाटी द्वारा यहाँ पे बटनेर दुर्ग की स्थापना की गई, और 1805 में मंगलवार के दिन बीकानेर के सूरत सिंह ने इस दुर्ग को जीता और नया नाम हनुमानगढ़ रख दिया, और 1920 ईस्वी में बीकानेर के गंगा सिंह द्वारा श्री गंगानगर शहर की स्थापना की गई। तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से थोड़ी बहुत जानकारी अपन ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ प्रमुख नहरें कौन सी है, गंग नहर है जो गंगानगर में, भाखड़ा नहर है जो हनुमानगढ़ में, सिद्धमुख नहर है जो हनुमानगढ़ में, और इंदिरा गांधी नहर है जो हनुमानगढ़ और गंगानगर नहर में गंगानगर जिले में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाती है। घग्गर दोआब क्षेत्र, सतलज व घग्गर नदी के बीच की भूमि जो है वो घग्गर दोआब क्षेत्र कहलाता है। घग्गर दोआब प्रदेश में रेवीना मृदा जो श्री गंगानगर में पाई जाती है, और रेवीना मिट्टी में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन की क्षमता होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो यहाँ पे सेम की समस्या है। सेम की समस्या से क्या तात्पर्य, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में जल रिजर्व से दलदली भूमि का निर्माण हुआ है, जिससे केशाकर्षण की क्रिया से भूमिगत लवण धरातल पर जमा हो जाता है, और मिट्टी के अपरदन से सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और प्राकृतिक उपचार क्या है, जिप्सम। तो सेम की समस्या से कौन सा भाग प्रभावित है, तो सेम की समस्या से जो भाग प्रभावित है वो है अर्ध शुष्क मरुस्थल, और अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर जो प्रभावित क्षेत्र है वो है घग्गर बेसिन। ठीक है, और घग्गर बेसिन क्यों प्रभावित है, क्योंकि घग्गर बेसिन के अंदर इंदिरा गांधी नहर से क्या होती है, सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होती है, और सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होने की वजह से केशाकर्षण क्रिया से क्या होता है, भूमि के अंदर जो लवण छिपे होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और भूमि है वो अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसका प्राकृतिक उपचार क्या है, तो इसका प्राकृतिक उपचार जिप्सम है। उसके बाद में पार्ट 2 यानी सेकंड भाग कौन सा है उसकी बात करें, तो देखें शेखावटी प्रदेश अंतःस्थलीय प्रवाह मैदानी भाग कहलाता है। ठीक है, चूरू, झुंझुनू, सीकर तथा नागौर का उत्तरी क्षेत्र है, और यहाँ बरखा टीले
पाए जाते हैं। शेखावटी प्रदेश मुख्य नदी कांतली व मेहंदा नदी है, वहाँ अपन ने घग्गर नदी पढ़ी थी, ठीक है। शेखावटी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी? कांतली व मेहंदा नदी है। चूरू, झुंझुनू, सीकर तथा नागौर का भाग इसके अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में सांबर झील, डीडवाना झील, कुचामन झील, सुजानगढ़, ताल छापर, परियारा ये प्रमुख स्थान है। प्राचीन जलोढ़ मृदा यानी बांगर का विस्तार झुंझुनू जिले में है और शेखावटी प्रदेश में वर्षा जल संग्रहण हेतु छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं जिनको सर कहा जाता है, ठीक है। पक्के कुएं को नाड़ा कहा जाता है और कच्चे कुएं को जोहड़ कहा जाता है। गहरे भाग को चौंबी कहा जाता है और जयपुर में कुओं को बेरा या बेरी कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप ध्यान रखें। शेखावटी प्रदेश के अंदर वर्षा जल संग्रहण हेतु छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं, उनको सर कहा जाता है, जिनको सर कहा जाता है। और पक्के कुएं बनाए जाते हैं जिनको नाड़ा कहा जाता है और कच्चे कुएं बनाए जाते हैं उनको जोहड़ कहते हैं। और उन गहरा भाग जो होता है कुएं का उसको चौंबी कहा जाता है और जयपुर में कुओं को बेरा या बेरी कहा जाता है। देखिए, अब यहाँ एक जोहड़ विकास कार्यक्रम भी चला था। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिन्हें जोहड़ वाले बाबा कहते हैं, उन्होंने ये प्रारंभ किया था। और शेखावटी प्रदेश सीकर में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण किया था इन्होंने। फेरी क्वीन क्या है? शेखावटी प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2003 में उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा संचालित एक ट्रेन है जो इस भौगोलिक प्रदेश में चलती है। फेरी क्वीन यहाँ से याद रख सकते हैं आप जोड़ के। फिर जोहड़ बाबा याद रख सकते हैं, जिन्होंने जोहड़ बना करके जल संरक्षण को बढ़ावा दिया, जिनका नाम है जोहड़ वाले बाबा डॉक्टर राजेंद्र सिंह, ठीक है। हरियल पक्षी हरे कबूतर का एक पक्षी है जो नागौर उच्च भूमि व सरिस्का अभ्यारण्य में पाया जाता है और ये कभी कभी ज़मीन पर और ये कभी भी ज़मीन के ऊपर नहीं बैठता। ये देखो, हरियल पक्षी जो है जो नागौर उच्च भूमि व सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये पता है कभी भी ज़मीन के ऊपर नहीं बैठता। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे तोरावटी। तोरावटी क्या है और थली क्या है? तो चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर का जो सीमावर्ती भाग है ये थली कहलाता है। और तोरावटी क्या है? कांतली नदी बेसिन में तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार होने के कारण इसको तोरावटी कहा जाता है। तो देखो, तोरावटी का मतलब है कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावटी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे तंवर राजपूत थे, तंवर राजपूतों का शासन होने के कारण इसको कहा जाता है तोरावटी। और हरियल पक्षी विशेष रूप से ध्यान रखना है ना, नागौर उच्च भूमि और सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर पाया जाता है। और ये जो पक्षी है इसकी विशेषता ये है कि ये कभी ज़मीन के ऊपर बैठता ही नहीं भाई साहब, ये ऊंचा ही उड़ता रहता है, ठीक है ना। अपना शिकार करना, खाना पीना सब ऊपर ही करता है, पेड़ के ऊपर बैठ के, कभी ज़मीन के ऊपर पैर नहीं रखता, ठीक है। आगे बात करेंगे नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, ठीक है। नागौर में 300 से 500 मीटर उच्च भूमि अरावली से पृथक उच्च भूमि है, यानी अरावली से पृथक अलग जो भूमि उच्च भूमि है उसको नागौरी उच्च भूमि नाम दिया जाता है। नागौरी उच्च भूमि सोडियम लवणों की अधिकता के कारण ये क्षेत्र बंजर और रेतीला है, ठीक है। नागौरी उच्च भूमि का वर्गीकरण की बात करें तो मकराना श्रेणी सफ़ेद संगमरमर का जमाव होने के कारण इसे मार्बल सिटी कहा जाता है। मांगलोद श्रेणी यानी जिप्सम का जमाव है। जायल श्रेणी जो फ्लोराइड युक्त है। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी या हॉर्स बेल्ट, यानी यहाँ पे इसका वर्गीकरण किया हुआ है इसको, ठीक है ना, कि भाई नागौर की जो उच्च भूमि है इसको अरावली से पृथक और अलग है, थोड़ी ऊंची है, ऊपर उठी हुई है, तो इसकी श्रेणियाँ बनी हुई। सबसे पहले मकराना श्रेणी जहाँ सफ़ेद संगमरमर निकलता है, ठीक है ना। फिर बात करें मांगलोद श्रेणी जहाँ से जिप्सम निकलता है। फिर बात करें जायल श्रेणी जहाँ से फ्लोराइड युक्त जल है जो कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी या हॉर्स बेल्ट के नाम से जाना जाता है। जायल नागौर से अजमेर के मध्य स्थित फ्लोराइड युक्त जल पट्टी को कुबड़ पट्टी या हॉर्स बेल्ट के नाम से जानते हैं। फ्लोराइड के लिए आसरखा गांव नागौर प्रसिद्ध है। तो ये आप नागौर गांव प्रसिद्ध है वो याद रखें। कहाँ से कहाँ तक है? तो जायल नागौर से अजमेर के मध्य तक स्थित पट्टी है जो फ्लोराइड युक्त है, जिससे आदमी पानी पीने के बाद में कुबड़ जैसी आकृति हो जाती है, ठीक है ना, इस प्रकार से। उसके बाद में सपात दलक्ष यानी झांबर झील के निकटवर्ती क्षेत्र जो 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा स्थापित किया गया था, जिसकी राजधानी अछत्रपुर थी। अछत्रपुर पर कालांतर में नागाओं का अधिकार होने के कारण इसको नागौर कहा गया, ठीक है ना। फिर बात करें जांगल प्रदेश की तो मरुस्थलीय झाड़ियों के कारण यहाँ यह क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता था। 1488 से 89 में राव बीका द्वारा यहाँ बीकानेर की स्थापना की गई थी। तो ये अपन ने बातचीत की थी नागौर उच्च भूमि क्षेत्र की, ठीक है। देखो, ये एक कोई नदी है, नदी निकलती है ऐसे, किस तरीके क्या बनता है, ये देखो नदी आई, यहाँ पे नदी लुप्त हो गई। ये भंवर मैदान, ये तराई क्षेत्र दलदली भूमि, ये पुराना जलोढ़ मैदान बांगड़, ठीक है, ये खादर, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी और ये डेल्टा। यानी एक नदी किस तरीके से खादर बांगड़ का निर्माण करती है। पहाड़ से नदी निकली, ठीक है, फिर नदी यहाँ ऐसे घूम गई, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है, ठीक है।
फिर तराई क्षेत्र, यानी तराई क्षेत्र का मतलब होता है दलदली भूमि का निर्माण होता है। फिर पुरानी जलोढ़ आ जाती है, जिसे बांगड़ कहते हैं, ठीक है ना, जो अनुपजाऊ होती है। और फिर नवीन जलोढ़ आ जाती है, यहाँ पे नवीन जलोढ़ होती है जो मैदानों में आ जाती है, उसका वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और फिर ये नदी यहाँ पे क्या करती है, डेल्टे का निर्माण कर देती है, ठीक है। आगे बात करेंगे गोडवाड़ प्रदेश की, यानी जो गोडवाड़ प्रदेश है लूणी बेसिन का, वो किस तरीके से है। तो गोडवाड़ बेसिन जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ यहाँ पे स्थित है, जालोर के अंदर। टोरा पर्वत है सबसे ऊंचा, जो 69 मीटर ऊंचा है। फिर इसराना भाकर है, फिर रोजा भाकर है, फिर जारोल है, फिर सुंधा पर्वत है जहाँ पे रोपवे लगाया गया था, राजस्थान का सबसे पहला रोपवे। ग्रेनाइट पर्वत है, ग्रेनाइट सिटी है। ये सारी जानकारी अपन गोडवाड़ प्रदेश के अंदर देखते हैं। और साथ ही साथ छप्पन की पहाड़ियाँ जो बाड़मेर में है, और पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू पीपलूद जो भी बाड़मेर के अंदर है, गोडवाड़ प्रदेश में। फिर नाकोड़ा पर्वत है, फिर बालोतरा सिटी है, छप्पन गुबंदाकार पहाड़ियाँ भी यहाँ पे है, जो बालोतरा से यानी बालोतरा बाड़मेर से सिवाना के मध्य विस्तृत है। तो इस तरीके की जानकारी यहाँ पर जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लूणी बेसिन के संदर्भ में, या फिर इसको गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है। तो देखियो गोडवाड़ क्या चीज़ है, देखो गोड राजाओं का क्षेत्राधिकार होने के कारण इस क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। 7वीं शताब्दी में ये गुजर प्रतियारों द्वारा मंडोर स्थापित किया गया, और मंडोर की राजधानी ओसिया थी, ठीक है ना। फिर 12वीं शताब्दी में राव सिंहा द्वारा मारवाड़ रियासत की स्थापना की गई, और राव सिंहा ने राव चूड़ा को मंडोर दहेज में दे दिया था, ठीक है। और 1459 ईस्वी में आवल बावल की संधि के तहत राव जोधा द्वारा जोधपुर स्थापित किया जाता है, ठीक है। फिर छप्पन पर्वत है यहाँ पे, बालोतरा से सिवाना के मध्य छप्पन गुबंदाकार पहाड़ियाँ हैं जो छप्पन पर्वत कहलाती है। ये ग्रेनाइट रायलोसाइट संपन्न सिटी संपन्न भौगोलिक प्रदेश है। और छप्पन प्रदेश बालोतरा के निकट नाकोड़ा भैरव मंदिर भी स्थित है, इसलिए इसे नाकोड़ा पर्वत कहते हैं। छप्पन पर्वत पर स्थित पीपलूद गांव हल्देश्वर महादेव मंदिर है, जो पश्चिमी राजस्थान का आद्र स्थान है, इसलिए इसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। यहाँ जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं जो जालोर में स्थित है। इन पहाड़ियों की सर्वोच्च ऊंची छोटी है डोरा पर्वत है, जो 1869 मीटर ऊंची है, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। विशेष रूप से ध्यान रखें, पश्चिमी राजस्थान हैंग मोटो भाकर की बात करना तो वो है 1869 किलोमीटर, जो है कौन सा है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में डोरा पर्वत। फिर ग्रेनाइट पर्वत की बात करें तो जालोर में स्थित है, पूरा ग्रेनाइट है। सांचौर बेसिन की बात करें तो लूनी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा 4 नदियों से निर्मित है, और ये मैदान 5 नदियाँ निर्मित भूमि का होने के कारण इसको राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। फिर ये क्या है, यह टैथी सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि यहाँ चट्टानों में माइकोसिस्ट अवशेष पाए जाते हैं। रेला, नेड़ा, जोहड़, जालोर, लूणी, कबाड़ मैदान। देखो रेला या नेहड़ क्या चीज़ है, तो ये जालोर में लूणी नदी का जो पहाड़ क्षेत्र है उसको रेला नेहड़ या फिर रेल कहा जाता है। और विशेष रूप से ध्यान रखें, ये जो गोडवाड़ प्रदेश है इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती है, ये पाई जाती है माइकोसिस्ट चट्टान पाई जाती है, बाकी में वो औषधि चट्टानें पाई जाती थी, ठीक है ना। उसके बाद में मरुस्थल को 4 संभाग के अंदर विभाजित किया जाता है। 12 जिले, 4 संभाग कौन से, पहला जोधपुर संभाग, फिर बीकानेर संभाग, फिर अजमेर संभाग, और फिर जयपुर संभाग तक ये विस्तृत है। फिर विशेष रूप से ध्यान रखें, 4 जून 2013 को राजस्थान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार 17 जिले मरुस्थल में शामिल है। अगर विशेषकर पूछा जाए कि 4 जून 2013 को प्रकाशित राजस्थान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार कितने जिले मरुस्थल में हैं, तो 17 जिले हैं, ठीक है। और ऐसी सामान्य पूछे जाए तो अपने 12 जिले हैं, ठीक है ना। अजमेर, अलवर, जयपुर, सिरोही, राजसमंद ये नए जिले उनमें जुड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो 17 जिले हो जाएंगे 12 के साथ में। फिर मरुस्थल का सिंह द्वार की बात करें या प्रवेश द्वार की बात करें या मरुस्थल का केंद्र बात करें तो जोधपुर होगा। और इस तरीके से ये पश्चिमी राजस्थान की एक नदी है जिसका नाम लूणी नदी है, यहाँ से ये प्रवाहित होती है, जो पश्चिमी राजस्थान में जल का मुख्य स्रोत मानी जाती थी। तो प्यारे मित्रों, ये था राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल का भौतिक प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर, जिसके अंदर अपन ने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पूर्णतः अध्ययन कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी मैटर या जानकारी आपको समझ में आई होगी। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर अपन ने बात की थार के मरुस्थल की, और थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा पहला शुष्क मरुस्थल, फिर बाद में किया अध्ययन अर्धशुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल के अंदर अपन ने पढ़े बालू का स्तूप युक्त मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। फिर अपन ने गगर बेसिन की बात की, फिर शेखावटी प्रदेश की बात की, फिर नागौरी उच्च भूमि की बात की, और फिर अंत में बात की लूणी बेसिन की, जिसको गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कंटेंट समझ में आया होगा। और इसी तरीके का कंटेंट प्राप्त करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान की भौतिक प्रदेशों के अंदर। अगला जो है वो है अपना
अरावली भौतिक प्रदेश। ठीक है, अरावली भौतिक प्रदेश जो है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो तब तक जय हिंद, जय भारत।